गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम पार्ट 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या है, एक कुत्ता और एक मैना, जो किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लिखा है। और किसके ऊपर लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका एक कुत्ता है और एक मैना है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? वो शांति निकेतन में रहते थे। शांति निकेतन को छोड़कर वो दूसरे 3 मंजिल घर में रहने लगे थे, लेकिन हाँ, वहाँ पर कुत्ता उन्हें सूंघता हुआ आ गया था, जहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने कुछ साथियों के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने आए थे। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस कुत्ते को कैसे पता चला कि रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर हैं। ठीक है, और उस कुत्ते के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी भी बोलते हैं कि ये बहुत ही मासूम है, प्यारा है, बहुत ही दयालु है। हाँ, जो है आरोग्य पत्रिका में, एक पत्रिका थी आरोग्य पत्रिका, उसमें उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि जब तक वो उसके सर पर हाथ नहीं सहलाते, उसे प्यार नहीं करते, तब तक वो वहीं बैठा रहता है। ठीक है, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आँख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। तो वो यही कहते हैं कि जब मैं यह कविता पढ़ता हूँ, कविता कौन सी? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके उस कुत्ते के बारे में लिखी थी, कि वो कितना आनंद ले रहा है जब रविंद्रनाथ टैगोर जी उसके साथ होते हैं, जब उसे हाथ फेरते हैं उसके सर पर, तो वो कहते हैं कि वो कितना आनंदित होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, इस चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से लेता है। ठीक है, उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चित्ता भस्म कलकत्ता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी ना जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चित्ता भस्म के साथ अन्य नए आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। अब क्या वो बोलते हैं कि अब वो एक जगह से फिर जब वो कलकत्ता आ गए, ठीक है, तो वो जो क्या है, कुत्ता जो है वो भी उनके साथ आ जाता है। ठीक है, और वो भी बड़ा, जैसे वो गंभीर हो जाते हैं, गंभीर मतलब सीरियस हो जाते हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बात पर, तो वो भी एक गंभीर सा क्या कर लेता है, अपना चेहरा बना लेता है। ठीक है, आचार्य श्रीति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चित्ता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। तो उन्होंने कहा कि जो कुत्ता है वो उनके पास आकर काफ़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। ठीक है, क्या हो गया? बन रही है ना वीडियो? ठीक है, कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दोनों शांति निकेतन में नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। ठीक है, मैं अब एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे। अब कौन बोलते हैं? हजारी प्रसाद जी कहते हैं कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन्हें कोई एक घटना याद आ जाती है फिर से। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था, वो नए आए थे शांति निकेतन में। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हुआ था, मतलब वो ज़्यादा गुरुदेव जी से इतनी बातें नहीं करते थे, इतने नहीं घुले मिले थे। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। वो क्या करते थे? घूमने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे पास एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया। तो उनके साथ और कौन थे? अध्यापक थे। ठीक है, गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। तो वो कैसे टहल रहे थे? जो बगीचे में जितने भी फूल थे, पत्ते थे, उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहे थे वो, और उक्त अध्यापक महाशय से बात करते जा रहे थे, और जो अध्यापक उनके साथ थे उनसे बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सुनते जा रहे थे। ठीक है, गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कुएं क्या हो गए? उनके आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो अब क्या बोलते हैं गुरुदेव जी कि जो कौवे हैं, अब क्या हुआ, उनकी आवाज़ क्यों नहीं आती है?
ठीक है। ना तो मेरे साथ ही उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और ना मुझे थी। तो वो अध्यापक और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी दोनों ही कहते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापी पक्षी ही समझ रखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि बहुत दिनों से जो आश्रम है उनका, वहाँ कौवे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो अब वो इस विचार में है कि कौवे क्यों नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये कहीं और चले गए होंगे घूमने के लिए, जो कौवे हैं वो कहीं और चले गए होंगे या चले जाने का बोध होता है। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्य से उपमा दी, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था। प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। अब देखो कौवे नहीं चले जाते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, जो एक इंग्लिश सेंटेंस है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक, कि ये तो शायद शरारत कर रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए बाहर चले गए और फिर थोड़े दिन बाद सब लौट कर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे साथ शरारत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। अब हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अब आ गई मैना। अभी कुत्ता था, अब मैना आ गई, ठीक है। तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। वहीं एक लंगड़ी, मतलब उसका शायद पैर खराब होगा, तो वो फुदकती हुई वहीं पर आ गई। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युत भ्रष्ट है, रोज़ फुदकती है ठीक यही आकर। तो गुरुदेव जी कहते हैं ये यही आकर रोज़ फुदकती है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हीं को गुरुदेव जी हज़ारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि यहीं आकर रोज़ फुदकती है। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। अब उन्हें उनकी चाल में करुण भाव दिख रहा है, ठीक है, बड़ा ही इमोशनल हो रहे हैं उसके। हाँ, तो गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। तो वो कहते हैं हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, अगर हमसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी नहीं कहते तो हमें पता ही नहीं चलता ये फीलिंग, ये इमोशंस, ये भाव के बारे में कि बहुत ही करुणा दिख रही है इस मैना में, ठीक है। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं। अब हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं उन्हें तो लगता था कि मैना में कोई करुणा ही नहीं दिखती, दया की भावना कुछ नहीं दिखती, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाई करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपत्ति नियंत्रित भाव से प्रतिवर्ष यह गृहस्थी जमाए करती है। अब वो कहते हैं उन्हें मैना शायद पसंद नहीं थी हज़ारी प्रसाद द्विवेदी को। वो कहते हैं हमारे यहाँ एक घर है जहाँ पर जो अपन खन बना देते हैं ना ओपन, जिससे वो क्या बोलते हैं वेंटिलेशन के लिए हवा आती रहे, धूप आती रहे, तो वहाँ पर दंपत्ति कहते हैं मतलब जोड़े को, तो 2 वो रहते थे मैना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वहीं पर उन्होंने डेरा जमाया रखा है। तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी को इसलिए कोई करुणा का भाव नहीं दिख रहा था उसमें, ठीक है। ओ ऐसा, ठीक है। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेती हैं। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पर ईंटों से क्या कर देते हैं कि जगह बंद कर देते हैं कि वो आए ना, लेकिन वो क्या करते हैं तब भी थोड़ी बहुत जहाँ भी जगह होगी सेट हो जाती होंगी, पतली सी तो रहती हैं, तो वहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर ज़रा पंखों को फटकाकर
फटाकर दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर विजय योद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। अब वो पति पत्नी हैं, जो मैना जो साथी हैं वो दोनों, तो वो उसमें बताते हैं कि दोनों का काम रहता है अपना खाना ढूंढना या अपना घोंसला बनाना। तो जब वो आती है तो दोनों बड़े ही खुश रहते हैं, लेकिन मैना का क्या है, जब वो कुछ लेकर आती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है, मधुर स्वर में गाती हैं। ठीक है, वो थोड़ी दिख रहा है, आवाज़ तो आ रही होगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो मैना है जब भी वो कुछ लेकर आती है तो बड़ी खुश हो जाती है, अपने पूरे पंख फड़फड़ाती है, मधुर स्वर में गाने लगती है। ठीक है, हाँ, चोंच से अपने पंख को ऐसी कुरेदना, ये सब करने लगती है। ठीक है। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज़ का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गान आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। अब जब पति देव आते हैं वो भी कुछ लेकर आ जाते हैं, अब पति देव लेकर आ जाते हैं तो फिर तो पत्नी वैसे ही खुश हो रही हैं, हम कुछ लेकर आ गए। अब जब वो कुछ टुकड़ा लेकर आते हैं तो वो भी इतने खुश हो जाते हैं कि दोनों नाच गान करते हैं, दोनों गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं बढ़िया। ठीक है। इसके बाद ही पत्नी देवी ज़रा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, कुछ रिमार्क करते हुए और मुंह फेर लेते हैं। अब इतने में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखते हैं तो वो दोनों मैना और जो उसके पति रहते हैं दोनों देखने लगते हैं। तो हाँ, जो पति देव हैं और पत्नी देव, जो दोनों मैना हैं, वो क्या करते हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखते हैं। तो जैसे कि हम नहीं दूर से ऐसे इशारे करते हैं और ऐसे खुसफुस करते हैं, ऐसे वो एक दूसरे को करके और दोनों मुस्कुरा देते हैं। ठीक है। फिर जैसे कि रिमार्क दे रहे हैं, हाँ, मुंह फेर लेते हैं, रिमार्क दे रहे हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो ऐसा बोलते भी हैं या नहीं, लेकिन मैं समझ जाता हूँ उनके रिमार्क कि वो मेरे बारे में कुछ बोलकर हंस रहे हैं और चिढ़ रहे हैं। ठीक है। मेरे घर में पत्नी, अब वो बोलते हैं कि शायद ऐसा कुछ बोलते होंगे। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, ओ बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। अब पत्नी बोलती है लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। तो पति बोलते हैं आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पति बोलते हैं आदमी है ये तो अकल नहीं है इनमें। पत्नी, जाने भी दो। पत्नी ने कहा जाने भी दो अब। पति, और क्या। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।